everyone. Welcome back to MV classes Labor Law and HRM. Today we are covering one of most critical and highly tested topic UGC NET Code 55, that is Factory Act, and it's now come under the OSH code. It means Occupational Safety Health Working Condition Code 2020. अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसे कंसोलिडेट कर दिया. अब स्टैंड अलोन हमारा फैक्ट्री एक्ट नहीं रहा, अब ये किस में आ गया, हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वर्किंग कंडीशन में आ गया, जिससे जनरली हम इसे किस नाम से जानते हैं, OSH कोड. न्यू कोड ऑफिशियली रिप्लेस हो गए ओल्डर लॉ, जो कि हमारे 1 नवंबर 2025 से इफेक्ट में आ गए हैं. तो अब हमारे पास एक डिलेमा है कि अब हमें क्या करना है, हमें दोनों चीजें पढ़नी है. जो फैक्ट्री एक्ट है वो तो पढ़ना ही है, उसके साथ साथ OSH कोड में क्या क्या, फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या चेंजेस आए वो पढ़ने हैं, क्योंकि अभी हमारा जो एनटीए का सिलेबस है वो हमारा एज इट इज है. टुडे में क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन क्या है, एप्लीकेबिलिटी, रजिस्ट्रेशन, हेल्थ प्रोविजन, सेफ्टी प्रोविजन, हजार्डियस प्रोसेस, क्योंकि आपको पता है फैक्ट्री एक्ट क्या है, प्रोटेक्टिव क्लासिफिकेशन में आता था, प्रोटेक्टिव लेवल है, ये हमें वर्किंग आवर्स से बताता है, हेल्थिंग वर्किंग सेफ्टी वेलफेयर इम्यूनिटी देता है, एनुअल लीव क्या होगी, पेनल्टी क्या होगी, इस तरीके से हम ही पूरा 1 by 1 डिटेल में पढ़ेंगे. और आप ऐसे जुड़े रहिए, क्योंकि ये जो डिटेल जो ये OSH कोड के अंदर जो फैक्ट्री एक्ट है ये बहुत वास्ट है, तो अगर आपने एक भी चीज स्किप करी तो आप मार्क्स लूज कर सकते हो. और इसमें से ना डायरेक्ट आ सकती है, थ्योरी नहीं है कि आपको पता ही नहीं कहाँ से आएगा, इसमें कुछ लिमिटेड सेक्शन है, उसी से बार बार पूछा है. देन फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन लीगल कंसोलिडेशन. आपको पता है सबसे बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ, और ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ, नेशनल लेबर कमिश्नर, सेकंड नेशनल लेबर कमीशन था जो रविंद्र वर्मा चेयरमैन थे, उन्होंने ये 2002 में सजेस्ट किया. इसे 17 साल लग गए बिल को पास होने में 2019 में, ठीक है, ये 2020 में हुआ. देन अब इसको 2025 से इफेक्ट में आ गया नवंबर से, तो ये चीज आपको एज ए करंट अफेयर अपडेट पता होना चाहिए. देन फैक्ट्री एक्ट क्या है, अभी किस में कंसोलिडेट हो गया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन, या यू कैन से OSH कोड में. तो सिंपलीफिकेशन उन्होंने क्या किया कि और सारे जो लॉ थे 13 सेंट्रल लेवल लॉ थे, उन्होंने क्या किया, उनको एक जगह पे कंसोलिडेट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, सब जूम कर दिया, सिंगल में यूनिफाइड कर दिया, उसका नाम रख दिया OSH कोड. क्यों क्या, क्योंकि आपको पता पोस्ट 1991 में के बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्लैश आ रहे थे, क्योंकि हमारे जो लेबर लॉ थे वो बहुत पुराने थे, ठीक है, उस टाइम पे हमारा देश आजाद हुआ था. अभी उससे पहले हैं जैसे ट्रेड यूनियन एक्ट हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया, तो ये चीज थी, तो बहुत टाइम था, तो इसलिए अब हमें क्या करना है, रिजिड 70 ईयर ओल्ड स्टैच्यू मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क को आज हमने इसे इस चीज में डिवाइड कर दिया, 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया. वी ऑलरेडी कवर इंडस्ट्री रिलेशन कोड 2020, जिसके अंदर हमने एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, ट्रेड यूनियन, डिस्प्यूट एक्ट पढ़ा. अब हमारे पास डिलेमा ये है कि हमें सिर्फ फैक्ट्री एक्ट पढ़ लें तब भी आपका काम नहीं चलेगा, आपने सिर्फ OSH कोड पढ़ लिया तब भी नहीं, आपको क्या करना है, दोनों पढ़ने हैं और दोनों का कंपेयर करना है कि क्या क्या चीज चेंज हुई है हमारी फैक्ट्री में. देन एप्लीकेबिलिटी, रिवाइज फैक्ट्री. पहले फैक्ट्री क्या थी, आपको पता है पहले फैक्ट्री थी कि जहां कहीं भी 10 वर्कर हो विद पावर, ठीक है, विदाउट पावर हमारे 20 वर्कर हो, ये हमारी थी पहले की फैक्ट्री एक्ट की डेफिनेशन. लेकिन अब जो हमारा OSH कोड है उसके अंदर इसको डबल कर दिया, ठीक है, इसकी काउंटिंग को क्या कर दिया, डबल कर दिया. 10 की जगह विद पावर है तो 20 और मोर वर्कर हो तब वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर उसको रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, विदाउट पावर है तो वो 40 होनी चाहिए. मतलब विद पावर मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो काम हो रहा है और जो हैंडली काम हो रहा है उसमें एटलीस्ट 40 वर्कर आपके होने चाहिए. बाय डबलिंग दिस लिमिट थाउजेंड ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आर रिमूव फ्रॉम स्ट्रिक्ट कंप्लायंस बर्डन, प्रमोट ईज ऑफ डूइंग. ये क्यों किया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए. आपको पता है पहले 10 था, तो आप छोटा सा भी सेटअप करोगे, 10 एम्प्लॉय तो हायर करोगे तो आपको फैक्ट्री एक्ट की सारी लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता था. अब इन्होंने क्या किया, उनको रिमूव कर दिया कि अगर आपका छोटा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग है तो आप इन चीजों से आजाद हो सकते हो, आप इजीली अपना बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आप क्या कैटेगरी थोड़ी डबल कर दी. देन ऑक्यूपायर कौन है, ऑक्यूपायर पर्सन है जो कंट्रोल अफेयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, जो पूरा, अगर हम OSH कोड के अंदर भी देखें तो ये कौन होता है ऑक्यूपायर, जो पूरा उसका रूल रेगुलेशन देखता है, उसे हम ऑक्यूपायर कहते हैं, जैसे इंप्लॉयर हो गया. इन केस ऑफ कंपनी एनी वन ऑफ डायरेक्टर टिपिकली डीम टू ऑक्यूपायर, अगर कंपनी है तो वो हमारा डायरेक्टर हो गया. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑक्यूपायर की ही होती है कि वो इंश्योर करे सेफ्टी वेलफेयर सारे वर्कर की, इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग द सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट. तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन एंड की डेफिनेशन. अब कम टू द रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस. देखो हमारा जो पुराना फैक्ट्री एक्ट था अकॉर्डिंग टू 1940 एक्ट के बेसिस पे देखें तो अप्रूवल
लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, 3 चीजें थी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, रूल बनाती थी। हमेशा देख रहा, अभी हमने पढ़ा था रोल ऑफ स्टेट, तो उसमें देखा था चीफ इंस्पेक्टर है वो हमारा फैक्ट्री एक्ट स्टेट लॉ से आता है, स्टेट गवर्नमेंट से। तो इसमें कहता है गवर्नमेंट रूल बनाती थी, प्रीवियस परमिशन चीफ इंस्पेक्टर फॉर साइट वेयर द फैक्ट्री वाज टू सिचुएशन। तो हमें क्या करना पड़ता था, गवर्नमेंट उसकी बेसिस पे चीफ इंस्पेक्टर उसकी परमिशन लेते थे, जब वो फैक्ट्री को जहाँ सिचुएट है वहां पे वो जाके चेक करते थे। इफ रिक्वायर्ड सबमिशन प्लान एंड स्पेसिफिकेशन तो कर लेता, ये क्या अप्रूवल, देन लाइसेंस कराते थे, देन रजिस्ट्रेशन होता था। ये 3 प्रोसीजर थी। अब इसको क्या कर दिया, ओएसएस कोड ने यूनिफाइड कर दिया। आपको 3 प्रोसेस से गुजर के नहीं जाना है। अब नोटिस बाई ऑक्यूपायर, occupier के द्वारा नोटिस, द ऑक्यूपायर हैड सेंड अ रिटन नोटिस टू चीफ इंस्पेक्टर एटलीस्ट 15 डे बिफोर बिगिन द ऑक्यूपाई यूज प्रीमाइसेस एज ए फैक्ट्री। आप अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट करने से पहले, मतलब स्टार्ट करने के बाद जैसे स्टार्ट हो गया तो वो विद इन 15 दिन के अंदर उसे नोटिस भेजना होता था चीफ इंस्पेक्टर को, जो इंस्पेक्ट करता है चीजों को देखता है, उसको नोटिस दे देता 15 दिन के। तो नोटिस पे ये क्यों पाए। देन द एम्प्लॉयर also had contract labor to interstate migrant, they had also the separate license under the control labor act and the interstate migration workmen act 1979। अब क्या हुआ, एम्प्लॉयर के कहते हैं अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते थे, इंटरेस्ट माइग्रेट जो उनके लिए सेपरेट लाइसेंस होता था कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में, इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कमैन एक्ट 1979 उनके लिए अलग होता था। तो इनके लिए बहुत ज्यादा था। तो अब इस चीज को सॉल्व किया हमारा ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड। देन इन्होंने क्या किया, यूएसएस कोड में क्या किया, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन करते, उसमें क्या था सेपरेट सेपरेट लाइसेंस कराने पड़ते थे आपको, रजिस्ट्रेशन अप्रूवल। इन्होंने क्या किया, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन फिलॉसफी। तो इन्होंने थोड़ी चीजों को जो कॉम्प्लिकेट चीज हो रही थी बार बार हम सब में पढ़ रहे थे, तो उसको थोड़ा सा इजी कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, अब सिंगल रजिस्ट्रेशन है किसी भी स्टैब्लिशमेंट जो इस कोड के अंदर आते हैं, इस कोड के अंदर 13 लॉ आते हैं, माइंस एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, बहुत सारे एक्ट है। तो इन सब के लिए अब एक ही रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉलो होगा। If an employee is already registered under the any 13 subsumed central level law, इनमें से कोई सी भी सेंट्रल लॉ के अंदर वो ऑलरेडी रजिस्टर है तो उसको दोबारा से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। वैसे पहले था ना कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में करना है, फिर आपको इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट में करना है, तो इसमें जरूरत नहीं है। जैसे अनलाइक 1940 एक्ट था, उसे गेट प्रोवाइड फॉर अ सिंगल लाइसेंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस एक्ट एक्स्ट्रा, ठीक है, कॉमन लाइसेंस कर दिया, रजिस्ट्रेशन भी सिंगल कर दिया, अप्रूवल आपका हो गया। देन इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग, रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग आर नाउ स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रॉनिक। अब क्या है, आप डिजिटली के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि आपको ऑफिसर को उसको विजिट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप जाके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू पोर्टल के थ्रू जाके रजिस्टर हो सकता है। अब टाइम बाउंड क्या है, इफ द रजिस्टर ऑफिसर डजंट एक्ट विद द स्पेसिफाइड पीरियड, अगर सपोज करो आप रजिस्ट्रेशन कराने गए लेकिन उसने क्या किया, आपको उस पीरियड में उसको ना तो आपने रिजेक्ट किया ना आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो वो रजिस्ट्रेशन क्या माना जाएगा, ग्रांटेड माना जाएगा, मतलब डीम्ड रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ओएसएस कोड के अंदर यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन सेक्शन 3 में। देन कंपैरिजन, अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो देखो इसी तरीके से आप पढ़ोगे जब भी तो आप समझ पाओगे ना चीजों को। क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल फैक्ट्री एक्ट पढ़ा दूं या सिंपल ओएसएच कैट वर्ड, तो आप लिंक कैसे करोगे, लिंक करना आपको आना चाहिए, एग्जाम में अलग से नहीं पूछेगा, वो लिंक करके पूछेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन टाइप, एक्ट स्पेसिफिक फैक्ट्री ओनली, रजिस्ट्रेशन क्या है, सिर्फ पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए होता था, लेकिन ओएसएस ने क्या यूनिफाइड कर दिया, जितने भी 13 एक्ट है सबके लिए सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ला दिया। नोटिस पीरियड था 15 डे बिफोर ऑक्यूपेशन, जब आपने प्रीमाइसेस फैक्ट्री स्टार्ट करें उसके 15 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता था। लेकिन 60 डे फॉर क्लोजर, इमीडिएट फॉर स्टार्ट, अगर इसमें क्या है कि आपका 60 डे का टाइम है, ठीक है, आप क्लोजर कर सकते हो और या फिर उसके बाद इमीडिएट अगर स्टार्ट करना है तब भी 60 डे का टाइमिंग है। मेथड क्या है, फिजिकल एंड स्टेट स्पेसिफिक, ये क्या है, मैंडेटरी इलेक्ट्रॉनिक, मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग करते हो। लाइसेंस वैलिडिटी रिक्वायर एनुअल, यहाँ पे क्या हर ईयर, देखो कितना सारा क्योस था, हर ईयर एनुअल आपको रिन्यूअल करना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, बस उसमें थोड़ी बहुत अपडेटेड हो जाती है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर हो गया फैक्ट्री एक्ट एंड ओएसएच कोड का। देन ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर वर्सेज एम्प्लॉयर, अगर हम फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो उसकी जनरल ड्यूटी थी ऑक्यूपायर का, कि अभी मैंने आपको बताया कि वो सारी कंडीशन को देके, ऑक्यूपायर क्या है, अगर कंपनी है तो उनमें से कोई डायरेक्टर हो सकता है। ओएसएच कोड की बात करें तो एवरी एम्प्लॉय मस्ट प्रोवाइड अ वर्क प्लेस फ्री फ्रॉम हजार्ड, पहला तो इसकी ये ड्यूटी है कि कोई भी हजार्ड, कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। देन प्रोवाइड अ फ्री एनुअल हेल्थ एग्जाम, ये इसमें न्यू आया, ठीक है, कि आपको पहले मैंडेटरी नहीं था, ठीक है, अब आ गया एनुअल हेल्थ एग्जाम आपको
फ्री एक्यूपायर की कंडीशन, अगर आप कोई वर्क है, कोई माइन स्टेट में कर रहा है, कोई माइंस फैक्ट्री में कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईयरली उसका हेल्थ चेकअप होना चाहिए। देन इशू अपॉइंटमेंट लेटर, न्यू मैंडेटरी रूल, आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू करना पड़ेगा। इंश्योर डिस्पोजल ऑफ हजार्ड वेस्ट पर एनवायरमेंटल लॉ, जो भी हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1987 है, तो मतलब मैं इसमें श्योर नहीं हूँ डेट में, तो इसमें जो भी हजार्ड वेस्ट उसके बेसिस पे हमारा डिस्पोज होना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी ऑफ ऑक्यूपायर वर्सेस एम्प्लॉयर की हैं एज द OSH कोड। देन रोल ऑफ इंस्पेक्टर, जो मैंने बोला ना, वो चीफ इंस्पेक्टर हमको नोटिस देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट। देयर रोल वाज प्राइमरी क्या था, पुलिसिंग एंड फाइंडिंग फॉल्ट, उसका क्या था, वो चेक करना है कि कोई एरर तो नहीं हो रहा है और कोई फॉल्ट तो नहीं है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू OSH कोड द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, अब वो इंस्पेक्टर तो है लेकिन उसके साथ उसका फैसिलिटेटर का भी रोल है, मतलब रोल इन टू नाउ टू फोल्ड। फर्स्ट फैसिलिटेटर, वो क्या करेगा, एडवाइज करेगा एम्प्लॉयर की, वर्कर की, हाउ टू कंप्लाई विद द लॉ, एडवाइज की किस तरीके से, आप जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन सेट है, तो जो इंस्पेक्टर है अब वो एज ए फैसिलिटी, मतलब उनको सजेस्ट करेगा कि आप इस तरीके से हमारे जो हमारे स्टेट के लॉ हैं, सेंट्रल के लॉ हैं, सेंट्रल के लॉ हैं ये सारे, तो उनके साथ आप कंप्लाइन कर सकते हो। इंस्पेक्टर क्या है, इंस्पेक्ट बेस्ड ऑन वेब बेस्ड रैंडमाइज्ड स्कीम टू व्यू पर्सनल बाइस एंड हरासमेंट, ऐसा नहीं आप पर्सनल बाइस ये पर्सन मुझे अच्छा नहीं लगता है इसलिए मैं इसके यहाँ पे रेड डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, तो इसका अब क्या रोल हो गया, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। देन राइट टू इंफॉर्मेशन, ओल्ड एक्ट क्या मोस्टली फोकस ऑन हजार्डियस प्रोसेस, जो 41 में हजार्डियस प्रोसेस आई थी उन्हीं पे ज्यादा फोकस रहता था कि यस आपको उनको सेफ्टी के बारे में कंसर्न रखना है। लेकिन OSH कोड ने क्या, एवरी वर्कर राइट है उसके पास इंफॉर्मेशन हो रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी। पहले सिर्फ हजारियस था, अब उन्होंने बोला हर पर्सन को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी हेल्थ और सेफ्टी एट द वर्क, हेल्थ भी और सेफ्टी भी। इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर अबाउट द पोटेंशियल डेंजर अप्रिसिएशन ऑफ सीरियस एक्सीडेंट, और वो इन्फॉर्म करे कोई भी पोटेंशियल डेंजर है, वो लगता है कि यस यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कोई डेंजर होने की, या कहीं आग लग रही है, लग सकती है, कोई सीरियस एक्सीडेंट है, तो वो उसको इन्फॉर्म करे पहले हजारियस प्रोसेस का। इफ द एम्प्लॉय डजंट एक्ट द वर्कर कैन रिपोर्ट डायरेक्टली टू इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, अगर एम्प्लॉयर एक्ट नहीं करता तो आपको शांत नहीं रहना। देखो हमें एज ए राइट टू इन्फॉर्मेशन, सपोज आई एम वर्किंग इन एन एनवायरमेंट दैट टाइम आई फील समथिंग इज फिजी, समथिंग इज हैपनिंग, देन यू हैव टू go for the honor, okay, but at this stage I am not a worker category, but जो वर्कर की कैटेगरी में वो लोग जाके इंस्पेक्टर फैसिलिटी, जो फैक्ट्री होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, अल्टरिंग रिपेयरिंग जो सारा होता है, वो फैक्ट्री कहलाती है हमारी। अब हम पढ़ते हैं हेल्थ प्रोविजन, ठीक है, सेक्शन 11 to 20 आपके हेल्थ प्रोविजन है, क्योंकि आप इसका नाम ही क्या है, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन। अब हेल्थ प्रोविजन के अंदर हम देखते हैं ये सारे 13 लेवल का इसमें होता है, लेकिन अभी हम फैक्ट्री एक्ट पे फोकस्ड है। तो क्लीनलीनेस है कि डर्ट डेली साफ है होनी चाहिए, तो पूछेगा नहीं। फ्लोर हमारा साफ होना चाहिए वीक में एक बार। पेंटिंग वेनिस रिक्वायर एवरी 5 ईयर्स, डिस्टेम्परिंग रिक्वायर एवरी 3 ईयर्स, ये हमारा क्लीनिंग का था। डिस्पोजल ऐसा इसमें कोई नंबरिंग नहीं है। वेंटिलेशन टेम्परेचर होना चाहिए, फ्रेश एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, जैसे आप जहाँ वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, विंडोज होनी चाहिए। देन डस्ट एंड फ्यूम, एग्जॉस्ट फैन होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जिससे कि जो फ्यूम है वो हमारे वर्कर इनहेल ना कर पाए। ये हो गए हमारे 14 सेक्शन। देन 15 आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, द स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर वाटर यूज फॉर ह्यूमिडिफिकेशन। आपको पता है कि अब आर्टिफिशियल, अगर आपको लगता है कि आपका वर्किंग इन्वायरमेंट ऐसा है तो आप आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन दे सकते हैं। देन ओवर क्राउडिंग, नो रूम शुड बी सो ओवर क्राउडेड इंजीरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड क्या था, 14.2 क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस पर वर्कर होना चाहिए, जो फैक्ट्री 1948 के बाद बिल्ट हुई है उनके लिए था 40.2 क्यूबिक मीटर स्पेस, एटलीस्ट 2 वर्कर काम कर रहे हैं उनके बीच में इतना स्पेस तो होना चाहिए। लाइटनिंग, ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ फैक्ट्री मस्ट हैव सफिशिएंट सुटेबल लाइटिंग। ग्लेज, देन ड्रिंकिंग वाटर, इट मस्ट बी लीजिबल मार्क, अगर आप पीने का पानी लिखा, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी इंडस्ट्री में लिखा होता है ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, जो मेजोरिटी हमने एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में पढ़ा था, जो मेजोरिटी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है उसमें लिखा होना चाहिए। कूल वाटर रूल क्या है, अगर एम्प्लॉय आपके 250 वर्कर से ज्यादा है तो आपको कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए हॉट वेदर में। देन लैट्रिन एंड यूरिनल मैंडेटरी सेपरेट होना चाहिए मेल और फीमेल वर्कर के लिए। एडुकेटली वेंटिलाइज मेंटेन क्लीन सैनिटरी कंडीशन होना चाहिए। देन सेक्शन 20 स्पुटिन, ये सफिशिएंट नंबर ऑफ स्पुटिन मस्ट बी प्रोवाइड कन्वीनियंट प्लेस। स्पुटिन मतलब जैसे कहते हैं ना कोई खाना स्पिट कर देते हैं मुंह से, तो वो वाला भी इसमें कन्वीनियंट प्लेस होना चाहिए।
एक स्प्लिट में ही करना चाहिए, अगर वो कहीं हर दीवार पे कहीं भी स्प्लिट करते हैं तो उनको फाइन था। ये थे हमारे हेल्थ प्रोविजन। तो हम लोग थे, जैसे हम लोगों ने याद किया था AOLD, ठीक है, देन AOLD CS, तो इस तरीके से CD VD AOLD LS। तो मतलब इस तरीके से आप अपना कोई भी एक्रोनिम्स बना के अपना याद कर सकते हैं। देन अब हम OSH कोड का देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए। यही तो मेन है हमारा। क्लीनेस में आपको पता है पेंट एवरी 5 ईयर था, अब उन्होंने क्या किया, और डिस्टेंपर एवरी 3 ईयर्स था। अब ये सारी चीजें हमारे एक्ट की जगह सेंटर रूल में गया, कि जरूरी नहीं आप एक्ट के तहत फॉलो, वो सेंटर रूल है, अपने अकॉर्डिंग वो उनमें रूल में रेगुलेशन में अपडेट कर सकते हैं, आपको एक्ट को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो 20 में क्या, जनरल ड्यूटी टू कीप वर्क प्लेस क्लीन है, जनरल ड्यूटी है, स्पेसिफिक टाइमलाइन मूव टू द सेंटर रूल, वो अकॉर्डिंग बेसिस देख लेगा। देन ओवर क्राउडिंग, मैंने आपको बताया 14.2 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, ये भी हमारा रूल अलाउ द मॉडर्न वेंटिलेशन स्टैंडर्ड, जो अभी हमारा जो भी चल रहा है OSH कोड में, जो सेंट्रल रूल रेगुलेशन कैसे गवर्न करना है उसके बेसिस पे ये हो जाएगा डिसाइड। देन ड्रिंकिंग वाटर, हमने कूल वाटर मैंडेटरी फॉर 250 प्लस वर्कर है, थ्रेशोल्ड ओवर मैंडेट फॉर ऑल स्टेब्लिश वेयर रिक्वायर्ड बाय रूल। ये क्या है, जो हमारी मैंडेट है सारी स्टेब्लिश में जहां पे हमारे रूल्स स्टेब्लिश्ड है। लेट्रिन यूरिनल सेपरेट है, स्ट्रिक्ट मैंडेट फैसिलिटी कोई भी चेंजेस नहीं है। लाइट वेंटिलेशन में भी जनरल स्टैंडर्ड है, और इसमें हम वर्क इन्वायरमेंट वाइब्रेशन एक हमारा ऐड हुआ है। देन कम टू द सेफ्टी प्रोविजन पार्ट 1 मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। अब हमारा सेक्शन 2240 तक हम बात करें तो सारा सेफ्टी प्रोविजन चल रहा है। तो सबसे पहले हमने अगर फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो फेंसिंग मशीनरी, एवरी मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, प्राइम मूवर, फ्लाईव्हील, ट्रांसफर मस्ट बी सिक्योरली फेंस, मतलब सब प्रॉपर होने चाहिए, एक्यूरेट चेक मतलब सेट होने चाहिए। तो ये हमारा फेंसिंग मशीनरी, क्योंकि आपको पता है फैक्ट्री एक्ट के अंदर हम सेफ्टी प्रोविजन पढ़ते हैं। देन वर्क ऑन नियर मशीनरी, अगर आप कोई वर्कर काम कर रहा है मशीनरी के पास में, जो मशीनरी चल रही है, तो एग्जामिन करना चाहिए। मूविंग पार्ट मस्ट बी डेनली ऑलवेज बाय स्पेशली ट्रेन्ड अडल्ट मेल वर्कर, जो ट्रेंड है, जो उसे पता है कि कैसे होना है, वो भी उसे कैसे टाइट फिटिंग क्लॉथ, अगर लूज हुए कहीं मशीनरी मोशन में तो आपका कोई भी मतलब फंस सकता है ना। तो यहाँ पे ये था कि अगर कोई मशीनरी चल रही है तो इस तरीके ट्रेनी वर्कर उससे जाके डील करेगा। यहाँ पे प्रोहिबिट है वुमेन एंड यंग पर्सन कैन नॉट क्लीन लुब्रिकेट एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ मूविंग मशीन, चलती हुई मशीन को ना तो वुमेन ही ना यंग पर्सन उसको कर सकते हैं। देन सेक्शन नंबर 23 एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन, नो यंग पर्सन शैल वर्क ऑन डेंजरस मशीन अनलेस दे हैव फुली इंस्ट्रक्टेड आर अंडर द एडुकेट सुपरविजन। आप कोई भी यंग पर्सन उस पर काम नहीं कर सकता, वर्क नहीं कर सकता जब तक वो फुली इंस्ट्रक्शन ना हो और किसी अंडर एडुकेट ट्रेनिंग सुपरविजन के अंदर हो। Then strike gear and device of cutting power. Suitable strike gear must be provided. Moving delivered emergency power cut off device must be provided. मतलब ये कहने के सेफ्टी प्रोविजन है कि आपको स्ट्राइक गियर मतलब आपको सूटेबल होना चाहिए, और एक बेल्ट होनी चाहिए, इमरजेंसी पावर कट भी होनी चाहिए हर वर्क रूम के पास में, कि अगर कुछ होता है तो आप पावर को कट कर सकते हो, ठीक है। देन सेल्फ एक्टिंग मशीन, नो ट्रिवर्स पार्ट ऑफ सेल्फ एक्टिंग मशीन इज अलाउड टू रन विद इन द 45 सेंटीमीटर ऑफ एनी फिक्स स्ट्रक्चर इफ पर्सन इज लायबल टू पास। तो कोई भी ऐसी मशीन है जो ऑटो पे चल रही है, ठीक है, ऑटोमेटिक मशीन है, तो कम से कम उसमें 18 इंच का वो होना चाहिए कि 18 इंच के बाद ही लोग उसके पास मूव कर सकते हैं। 45 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तो होना चाहिए। सेजिंग ऑफ न्यू मशीनरी, ऑल मशीनरी ड्राइवर पावर मस्ट बी इन केस टू प्रिवेंट डेंजर, संकन सेट स्क्रू बोल्ट की, ठीक है, ये सारी चीजें हमें कर लेनी चाहिए। देन सेक्शन नंबर 28, ये सेफ्टी प्रोविजन लिफ्टिंग एंड प्रेशर के, ये हमारी मशीनरी को होगी कि मशीन सेट होनी चाहिए मोशन में तो कैसे करना चाहिए, डेंजरस है तो कितना, सेल्फ एक्टिव मशीन है तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए। देन कम टू द सेल्फ प्रोविजन, सेफ्टी प्रोविजन में लिफ्टिंग प्रेशर जो पार्ट 2 में सेक्शन 20 होस्ट क्लेम मस्ट बी गुड मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन टेस्टेड, जो भी हमारी लिफ्ट है जहां से सामान आता जाता है तो वो एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ में उसको चेक करना चाहिए, सबसे पहले एग्जामिन करना चाहिए, ठीक है। सेक्शन नंबर 29 क्या कहता है, लिफ्टिंग मशीन चेन रोप्स लिफ्टिंग ट्रैकर्स मस्ट बी एग्जामिन एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 12 months. Then section 30 revolving machine. A notice must be posted indicating the maximum safe working speed, grinding wheel और similar machine. तो आपको क्या करना है, एक नोटिस कर देना है कि यस इसकी मैक्सिमम आप सेफ वर्किंग स्पीड क्या हो सकती है, जो मशीन रोटेट करती है, तो वहां पे क्या हुआ कि किसी को ये क्यों बनाए जा रहे हैं, ये किसी को इंजरी होने से प्रिवेंट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। देन सेक्शन 31 प्रेशर प्लांट, सेफ वर्किंग प्रेशर मस्ट नॉट बी एक्सीडेड
स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल फॉर एग्जामिनेशन सच में, उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने रूल बना दिए कि ये सेफ वर्किंग प्रेशर क्या है, इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। देन पार्ट 3 डेंजरस इन्वायरमेंट, जैसे फ्लोर स्टेयर्स मीन्स ऑफ एक्सेस, जहां से लोगों का आना जाना रहता है, वो क्या होना चाहिए, मस्ट बी साउंड कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, प्रॉपर्ली मेंटेन, फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, हैंडरेल मस्ट बी प्रोवाइड फॉर स्टेयर्स, मतलब आप स्टेयर्स से जा रहे हो तो उसमें सपोर्टिव होना चाहिए। प्लीट सम्स ओपनिंग इन फ्लोर मस्ट बी सिक्योरली कवर फेंस टू प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम फॉलिंग, अगर आपका कहीं होल है अर्थ में, कोई फ्लोर ओपन है, तो वो क्या करना चाहिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, सिक्योर करना चाहिए, कवर करना चाहिए, उसे ठीक कर देना चाहिए। देन एक्सेस ऑफ वेट, नो पर्सन शैल बी एम्प्लॉयड टू लिफ्ट कैरी मूव एनी लोड हैवी टू बी लाइकली टू कॉज इंजरी, कोई भी ज्यादा जितना उसमें वेट डिफाइन है उससे ज्यादा नहीं कर सकता, नहीं तो उसे इंजरी हो सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ आई, इफेक्टिव स्क्रीन और गॉगल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड, अगर कोई ऐसा काम है जैसे आपने देखा होगा जो ये आयरन वायरन का काम करते हैं, जो सेट करते हैं उससे, तो उन्होंने देखा एक ब्लैक गॉगल्स लगा होता है, तो इसी तरीके से उनसे रेडिएशन से बचाने के लिए हमें क्या करना है, इनके लिए प्रोवाइड कराना है। देन 36 प्रिकॉशन अगेंस्ट डेंजरस फ्यूम गैस, कोई डेंजरस प्रोहिबिट एंट्री, कोई एक कन्फाइंड प्लेस है जैसे टैंक है, पिट है, पाइप है, जहां डेंजरस फ्यूम है, तो वहां पे क्या करना है, प्रोहिबिट एंट्री कर देनी है। देन सेक्शन 30 प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर, सेफ मींस टू एस्केप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट आर मैंडेटरी, अगर आपको कहीं लग रहा है कि अगर कोई फायर लग गई तो आपको पता होनी चाहिए कोई ऐसी सेफ मींस मतलब कोई आप भाग सको वहां से, ठीक है। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, लगे होते हैं वैसे तो, आप तो हर कंपनी में लगे होते हैं, लेकिन होने चाहिए। एग्जिट डोर होने चाहिए, आपने देखा होगा कोई भी जो कंपनी होती है मैन्युफैक्चरिंग, उसमें चारों तरफ गेट होते हैं, रीजन यही है कि अगर कुछ भी इंजरी होती है तो आप हर गेट को, एक होते हैं इमरजेंसी गेट्स, तो आप वहां जाके खोल के जा सकते हैं। सेक्शन 40 बी सेफ्टी ऑफिसर, मैंडेटरी इन फैक्ट्री एम्प्लॉय 1000 और मोर वर्कर ए प्रोसेस इन डेंजरस, अगर हम 1000 से ज्यादा वर्कर होंगे वहां पे एक सेफ्टी ऑफिसर भी असाइन होता है। नाउ कंपेरिजन विद ओएसएच कोड, देखो मशीन गाड़ी, डिटेलिंग, फेंसिंग रूल, फ्लाईव्हील, इसमें मैंडेट सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट यूजिंग मॉडर्न स्टैंडर्ड, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होनी चाहिए, बस ये है। सेफ्टी ऑफिसर, अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, हमारा मैंडेटरी 1000+ वर्कर पर डेंजरस प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे क्या है, अब ओएसएच जो कोड है उसने बोला कि मैंडेटरी 500, अगर आपके 500 वर्कर हैं किसी इंडस्ट्री में, या हजारिया से यूनिट में अगर 250, तब भी आपको सेफ्टी ऑफिसर असाइन करना पड़ेगा। तो ये आपको नंबर याद करने की जरूरत है, अगर वो आप पूछ रहा है तो आपका आंसर ये होना चाहिए। यंग पर्सन प्रोबेट इन डेंजरस मशीन है, आपको पता है अनलिफ्टेड प्रोबेट एम्प्लॉयमेंट एनी पर्सन डेंजर, यहाँ पे सिर्फ यंग पर्सन का प्रोबेटेड था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूनिफाइड है, कोई भी पर्सन नहीं जा सकता बिना किसी ट्रेनिंग के किसी भी डेंजरस मशीन के पास। देन लिफ्ट एंड होस्ट टेस्टेड एवरी 6 मंथ, स्पेसिफिक टाइम ऑन रूल, ठीक है, इनके रूल, कुछ लॉ हमारे जो चीज है वो सेंट्रल रूल्स में चली गई, तो उन्हें आप जब ऐसा लगता है अपने अकॉर्डिंग इंडस्ट्री के बेसिस पे आप ऐड कर सकते हो। सेफ्टी कमिटी ऑप्शनल स्टेट स्पेसिफिक रूल था, अब यहाँ पे मैंडेटरी हो गई, एस्टेब्लिशमेंट सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। देन कम टू द हजारियस प्रोसेस, सेक्शन 41A टू 140 मतलब 41H तक है। 41A क्या है, साइट अप्रीजल कमिटी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, कमिटी सेटअप करती है जो एडवाइज करती है लोकेशन की एक्सपेंस फैक्ट्री को, उसमें जो हजारियस प्रोसेस है उनको देखती है। देन कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑक्यूपायर को बोला जाता है कि आपको कुछ भी आपकी फैक्ट्री में और हेड रिस्क सेफ्टी मेजर टू वर्कर चीफ इंस्पेक्टर लोकल आपको सब बताना है, ठीक है। और दे मस्ट हैव एन ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, डिटेल डिजास्टर कंट्रोल मेजर, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से डिस्क्लोज कर देनी है, मतलब ओपन कर देनी है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर, देन a mandatory maintenance accurate health record of every worker exposed to toxic substance, आपको क्या करना है, आपकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उनका हेल्थ रिकॉर्ड भी हर वर्कर का देखना है। देन वर्कर पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, सेफ्टी कमिटी में मैंडेटरी है कि इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हमारे वर्कर के होने चाहिए और मैनेजमेंट के भी होने चाहिए। सेक्शन 41H क्या कहता है, राइट ऑफ वर्कर टू वार्न अबाउट द इमिनेंट डेंजर, ये वर्कर के पास राइट है, लीगल राइट है कि वो क्या कर सकता है, अगर उसका ऑक्यूपायर नहीं सुनता है तो वो जाके चीफ इंस्पेक्टर को भी नोटिस दे सकता है, तो ये उसके पास अगर कुछ लग रहा है कुछ हैपनिंग हो रही है तो वो जाके जा सकता है। अब हजारियस प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आए, आप देखोगे फैक्ट्री एक्ट चैप्टर 4A के अंदर है, इसमें अपडेट आए ओनली डिफाइंड फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट है, ये क्या है, माइन पोर्ट एक्सेट्रा, इसके अंदर हजारियस प्रोसेस
जो है ये सिर्फ फैक्ट्री के लिए थे, माइन पोर्ट्स के लिए। नेशनल बोर्ड ओल्ड साइट अप्रेजल कमेटी रिप्लेस कर दी। अब पहले क्या थी, हमने साइट अप्रेजल कमेटी थी, अब ये किसने रिप्लेस कर दी, नेशनल एक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड ने रिप्लेस कर दिया। तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के जो साइट अप्रेजल कमेटी, अब मैंने उसको हाईलाइट किया कि ये अब रिप्लेस होगी किसके थ्रू, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। देन मेडिकल एग्जाम मैंडेटरी फॉर स्पेसिफिक हजार्ड, अब ये क्या फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप है सारे वर्कर के लिए जो हजार्डियस यूनिट में वर्क करते हैं। सेफ्टी कमिटी ओनली फॉर हजार्डियस के लिए था, अब मैंडेटरी होगी कहीं भी 250 प्लस वर्कर हैं वो हमारे, अगर हजार्डियस प्रोसेस की बात है तो 250 वर्कर एंड नॉन हजार्डियस सिचुएशन में 500 वर्कर है, वहां पे सेफ्टी कमिटी होगी। देन मैक्सिमम परमिशन लिमिट सेकंड शेड्यूल एक्ट के अंदर डायनामिक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट कैन, मतलब उन्होंने क्या किया, एक मैक्सिमम परमिशन लिमिट दे दी है केमिकल की कि आप कितना कर सकते हो। देन कंपेयरिंग साइट अप्रेजल कमिटी एंड सेफ्टी कमिटी, 1948 की बात करें तो सेफ्टी कमिटी वर ओनली मैंडेटरी इफ यू आर हजार्डियस, आपको पता है 1000 प्लस वर्कर हैं तभी आप सेफ्टी कमिटी को असाइन कर सकते हैं। ओएसएच कोड क्या है, अब उसने बोला सेफ्टी राइट फॉर ऑल, भाई अब ये चेंज हुआ ना जो रिजिड है इसलिए तो ये कोड आया, उन्होंने बोला कि सेफ्टी तो सबके लिए चाहिए, हमें मैंडेटरी है, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जहां हमारे 500 वर्कर हैं वहां भी आपको सेफ्टी कमिटी होनी चाहिए, देन सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए, और हजार्डियस इंडस्ट्री में तो हमारा 250 वर्कर पे ही होना चाहिए जिससे कि हम इजीली टैकल कर सकें। हेल्थ रिकॉर्ड पोर्टेबिलिटी अंडर द ओएसएच कोड, इफ वर्कर लीव हजार्डियस जॉब देयर हेल्थ रिकॉर्ड मस्ट बी प्रोवाइड, अगर कोई छोड़ रहा है हजार्डियस जॉब को तो उसका हेल्थ रिकॉर्ड भी उसकी बेसिस पे प्रोवाइड कराना चाहिए, ये हमारा जो कि हमारा उसमें फैक्ट्री एक्ट के अंदर नहीं था। देन चैप्टर 5 वेलफेयर प्रोविजन, सेक्टर 42 to 50। अब वेलफेयर में क्या है, वॉशिंग फैसिलिटी, सेपरेट एडुकेटली स्क्रीन फैसिलिटी मेल एंड फीमेल वर्कर, फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग ड्राइंग क्लोथिंग एंड फैसिलिटी फॉर सिटिंग होना चाहिए ना, एंड फर्स्ट एड अप्लायंस, एटलीस्ट 1 फर्स्ट एड बॉक्स एवरी 150 वर्कर पे होना चाहिए, अगर 500 से ज्यादा वर्कर है तो आपके यहाँ पे एम्बुलेंस होना चाहिए। 46 पे कैंटीन है जो कि हमारे 250 प्लस वर्कर पे होनी चाहिए, एंड ये सारे हमारे वो है ना वेलफेयर प्रोसीजर, एंड शेल्टर रेस्ट रूम लंच रूम मैंडेटरी है अगर 150 से ज्यादा वर्कर हैं। देन सेक्शन 48 क्रेंच है, अगर आप ये 30 वुमेन से ज्यादा आपकी कंपनी में काम करते तो एक क्रच भी होना चाहिए जिससे कि वो जाके अपना फीडिंग करा सकती हैं बच्चों को। देन सेक्शन 49 वेलफेयर ऑफिसर है जो 500 प्लस वर्कर के अगर हैं तो एक वेलफेयर ऑफिसर भी होना चाहिए। देन कंपेयर द वेलफेयर ओल्ड प्लस न्यू। कैंटीन पहले क्या था 250 वर्कर, देखो ये चीज आपको मेन याद करनी है, और इससे बेटर तरीका अगर आप बताओ कि मैम ऐसे पढ़ाओ तो मैं बताओ, क्योंकि मैं इसमें बहुत मेहनत लगी है, पहले आपको लॉ बताओ फिर आपको नया बताओ फिर आप उसको कंपेयर करके टेबल की फॉर्म में लेके आओ। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तब भी आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, क्योंकि हमारी ड्यूटी है आपको समझाना, लेकिन फिर भी मैंने अपना 100% दिया है आपको अच्छे से फैक्ट्री एक्ट समझा सकूं न्यू एड के कंपेयर में। देखो यहाँ पे कैंटीन में 250 वर्कर थे, देन न्यू में आप क्या होगा, अब 100 वर्कर है तब भी आपको आपकी इंडस्ट्री में कैंटीन होना चाहिए। यहाँ पे क्रच था कि 30 वीमेन वर्कर होंगी तो आप क्रच होना, यानी कि 50 वर्कर, अगर 50 वर्कर है तो आपको एक क्रचेज होना चाहिए, मतलब जेंडर न्यूट्रल कर दिया, वीमेन नहीं, अगर 50 वर्कर भी है तो एक होना चाहिए। वेलफेयर ऑफिसर 50 वर्कर पे, अब यहाँ पे क्या आ गया 250 वर्कर पे। देन फर्स्ट एड हमारी 500 होंगी जब एम्बुलेंस थी, अब क्या हो गए 250 वर्कर पे भी एम्बुलेंस होगी। तो इनकी जो वो थी ऑफिसर हो गए, क्रचेज हो गए, कैंटीन फैसिलिटी, इसको हमने और इम्प्लीमेंट कर दिया है, हमने घटा दिया है नंबरिंग को, ठीक है, जिससे कि अच्छे से हो सके। देन वर्किंग आवर फॉर अडल्ट, अगर हम बात करें फैक्ट्री एक्ट की तो पहले क्या था, वीकली आवर नो अडल्ट, 48 घंटे से ज्यादा नहीं करना चाहिए, ये हमारा था वीकली आवर्स का। डेली आवर्स का था नो वर्कर सेल मोर देन 9 आवर इन एनी डे, किसी भी दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। इंटरवल फॉर रेस्ट था कि नो वर्कर सेल कंटिन्यू मोर देन 5 आवर, 5 घंटे से ज्यादा वो लगातार काम नहीं करना चाहिए, कम से कम 5 घंटे मैक्सिमम बता रही हूँ, 5 घंटे के बाद एटलीस्ट उसे आधे घंटे का ब्रेक मिलना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं इंटरवल फॉर रेस्ट। क्योंकि आपको पता है अगर आप कंटिन्यू भी वर्क करोगे, अगर मैं आपसे बोलूं आप 8 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करो तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो डाउन हो जाएगी। हमेशा आप भले 1 घंटा पढ़ो 2 घंटा पढ़ो फिर थोड़ा सा रेस्ट लो फिर पढ़ो फिर रेस्ट लो, क्योंकि माइंड को थोड़ा सा फ्रेशनेस होने की जरूरत है। देन स्प्रेड ओवर, स्प्रेड ओवर क्या होता है कि आप कब तक कंपनी में रुकी, ज्वाइनिंग से मतलब एंट्री से लेके जाने तक, एग्जिट तक,
तो पीरियड ऑफ वर्क इंक्लूडिंग रेस्ट इंटरवल नॉट लेस देन एक्सीड 10.5 घंटे, ठीक है। 10.5 आवर्स से किसी भी उससे ज्यादा आपका स्प्रेड ओवर नहीं होना चाहिए किसी भी कंपनी में। एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, अगर वर्कर हमारा 9 आवर्स या 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है तो उसे ओवर टाइम मिलना चाहिए। ओवर टाइम मतलब ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी रेटेड वेजेस। अगर आपका एक दिन का 500 है, अगर आपने इसका डबल कर रहे हो, 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो तो उसे डबल मिलना चाहिए, ठीक है, तो उसको 1000 मिलना चाहिए। देन अब हम OSH कोड की तरफ बढ़ते हैं कि अब वर्किंग आवर्स में क्या चेंजेस आए हैं। देखो पहले तो इसमें देखो 12 आवर्स शिफ्ट की आएगी। पहले क्या था, एक लिमिट थी कि 40 आवर्स वीकली लिमिट तो सेम है, लेकिन OSH कोड ने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया डेली लिमिट को एक्सटेंड करने की, कि आप 9 जो घंटे हैं उन्हें आप 12 घंटे तक ले जा सकते हो। इसमें इंटरवल भी हमारा इंक्लूड है। ये अलाउ क्यों किया, क्योंकि अभी क्या आ रहा था 4 डे वर्क वीक। देखो कहीं कहीं तो हमारा 6 डे वीक है, तो 6 डे भी कर रहे हो, ठीक है, 8 आवर करोगे तो 48 आ गया। फिर आगे हमारा कई कई कंपनी 5 डे वीक करती है, ठीक है, तो उनका भी 9 आवर्स से कर लो तो उनका भी हो गया। देन अब आ गया 4 डे वर्क वीक। जापान में तो ये कल्चर आ गया कि बस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो उनके लिए क्या है, अब 12 आवर करोगे तो 4 दिन में, अगर 12 घंटे तक भी करोगे तब भी 48 घंटा। तो लिमिट तो हमारी सेम है कि 48 घंटा होना चाहिए वीक में, लेकिन आपका जो एक्सटेंड है, जो 9 आवर्स था उसे हमने 12 आवर्स एक्सटेंड कर दिया। स्प्रेड ओवर भी इंक्रीज हो गया। जो हमारा टोटल टाइम वर्क हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 10.5 आवर टू द 12 आवर। जब आपका 12 आ रही है वो हो गया, तो अब आपका स्प्रेड ओवर भी 12 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब से आपने एंट्री करी है, एंट्री से एग्जिट टाइम आपका 12 आवर्स होना चाहिए। देन प्रायर कंसेंट फॉर ओवर टाइम अंडर द OSH एम्प्लॉय कैन नॉट फोर्स अ वर्कर टू। आप जबरदस्ती किसी से ओवर टाइम नहीं करवा सकते, आपको पहले उनकी कंसेंट लेना पड़ेगा, पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि लीगली रिक्वायर्ड है। ओवर टाइम सीलिंग, द टोटल ओवर टाइम आवर्स अलाउड इन क्वार्टर हैज बीन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली अप टू 125 आवर्स इन मेनी स्टेट टू अलाउ फॉर प्रोडक्शन स्पाइक। अब ओवर टाइम सीन के टोटल ओवर टाइम जो अलाउड था वो क्वार्टर हैज बीन इंक्रीज, जो मतलब हम 1/4 देखते थे वो इंक्रीज हो गया। अब कितना हो गया, अगर हम मान के चले 120 आवर्स, 25 आवर्स हो गए बहुत सारी स्टेट में। जब हमें प्रोडक्शन, जब लगता है कि बहुत हाई प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां पे हमारा 125 आवर्स है क्वार्टर्स में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ओवर टाइम। देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, अगर हम बात करें फैक्ट्री एक्ट की, तो जनरली अलाउड ओनली वर्क बिटवीन 6 AM टू 7 PM थी। स्टेट गवर्नमेंट कुड एक्सटेंड बट नेवर बिटवीन, स्टेट गवर्नमेंट इसे एक्सटेंड कर सकती है, पर आपकी ये टाइमिंग नहीं थी कभी भी उसकी 10 PM टू 5 AM कभी नहीं है। और इसका जो गोल था वो क्या था, एज ए विमेन को प्रोटेक्ट करना, एज ए पैटर्निस्टिक, कि यस रात में हम नाइट में सेफ इन्वायरमेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम OSH कोड की बात करें 2020 की, तो इक्वल राइट रूल दिए उन्होंने कहा, वुमेन आर नाउ एम्प्लॉयड ओनली all establishment all type of work, night shift 7 PM to 6 AM fully allowed provided है। बट इसमें क्या क्या कंडीशन है उसकी, पहला विमेन गिव हर कंसेंट, मतलब विमेन की मर्जी होनी चाहिए कि यस आई एम फ्रीली कंफर्टेबल इन डूइंग द नाइट शिफ्ट। देन एम्प्लॉय इंश्योरेंस, और उसके साथ साथ उसको सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर प्रोविजन भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप नाइट शिफ्ट करो आपको कोई सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो ऐसा नहीं है। देन एम्प्लॉयर प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन एडुकेट लाइटिंग, ठीक है, तो ये सारी कंडीशन है। तो अब ये क्या आ गया विमेन के लिए, अब विमेन भी कोई से भी टाइप ऑफ जो उनकी नेचर का है, जो उनकी स्किल का, वो काम कर सकती है। तो ये क्या है, इक्वल राइट रूल्स के अंदर आ। देन वर्किंग आवर फॉर चिल्ड्रन, वर्किंग आवर ऑफ चिल्ड्रन की बात करें तो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो चाइल्ड वाज नॉट कंप्लीट, जिसने 14 ईयर अपना एज कंप्लीट नहीं किया वो किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता। आपने देखा बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा रहता है, ठीक है। तो बाल मजदूरी अपराध है, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, अगर एक चाइल्ड और अडोलेसेंट ओनली कब अलाउड किया जाता है, जब कोई सर्टिफाइड सर्जन उसे एक सर्टिफिकेट दे देता है कि यस ये फिट है और ये किसके अंडर है, कस्टडी ऑफ मैनेजर के अंदर जाके काम कर सकता है। देन वर्किंग आवर्स फॉर चिल्ड्रन, क्या लिमिटिंग आवर है, चिल्ड्रन ओनली अलाउड टू 4.5 आवर्स इन एनी डे, पूरे दिन में 4.5 घंटे का टाइमिंग अलाउड है। नाइट वर्क बेन, नो कोई भी चाइल्ड हमारा नाइट में काम नहीं करेगा। सिंगल शिफ्ट रूल था, child must be employ only one realized shift, that shift cannot be changed more than once every 30 day, एक शिफ्ट में काम करेगा और वो 30 दिन के बाद ही आप उसे चेंज कर सकते हो। वेज ड्यूरिंग द लीव, वर्कर आर पेड फॉर लीव पीरियड रेट इक्वल देयर डेली एवरेज टोटल फुल टाइम अर्निंग, ठीक है। तो जो लीव पीरियड है उस पर भी उसे वेजेस मिलेगा, और उसमें DA भी है, कैश इक्विपमेंट कंसेशन है जिसमें हमारा उसको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गए हमारे वर्किंग आवर्स फॉर। Then come to the OSH code 2020 update child labor and wages.
कंप्लीट प्रोविजन ऑफ चिल्ड्रन। ओएसएस कोड ने 2020 स्ट्रिक्टली प्रोवाइड किया है कि कोई भी बच्चा जिसने 14 साल की एज कंप्लीट नहीं की है आप उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते, फर्स्ट, ठीक है। देन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अडल्ट, अभी उसमें था ना कि अगर आप फिट है तो आप जा सकते हो, लेकिन इसमें नहीं है। एम्प्लॉयमेंट अडल्ट जिन्होंने 14 ईयर टू 18 ईयर्स है वो हमारे कौन कहलाते हैं, अडल्ट कहलाते हैं। अडल्ट आर परमिटेड टू वर्क certain establishment but are strictly prohibited from working hazardous process or dangerous। yes adolescent को कर सकते हैं जिन्होंने 14 ईयर अपना कंप्लीट कर लिया है, लेकिन वो hazardous process में भी completely बैन है। वो भी किसके बेसिस पे, मेडिकल फिटनेस के बेसिस पे वो जब भी कर सकते हैं वो सर्टिफाइड फिट हो एज ए वर्क बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। वेज ड्यूरिंग द लीव ओएसएस कोड मेंटेन दैट फॉर पीरियड ऑफ लीव ए वर्कर shall be paid a rate of equal daily average of total full time earning। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि जो भी आपकी छुट्टी लेते हो, पीरियड ऑफ लीव होती है, तो उसको भी आपका फुल टाइम अर्निंग का लीव वेजेस मिलेगा। इंक्लूड बेसिक वेजेस ऑल अलाउंस इंश्योरिंग नो लॉस ऑफ इनकम व्हाइल टेकिंग अर्न लीव। जब वो ईयर ले रहे तो उसको कोई भी कटेगा नहीं, ठीक है। देन स्टैंडर्डाइज्ड वेज डेफिनेशन अंडर द न्यू लेबर कोड ऑफ डेफिनेशन मेड यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल कोड। सारे कोडों में जैसे जितने भी वेज रिलेटेड लॉ हैं सबके लिए एक डेफिनेशन बना दिया है। 50% ऑफ टोटल कंपनसेशन हायर प्रोविडेंट फंड लीव इंकेसमेंट बेनिफिट फॉर द वर्कर। ठीक है, तो उन्होंने कहा जितना आपका एक लिमिटेड अलाउ कर दी कि जो 50% है आपका टोटल कंपनसेशन, सपोज आप 15,000 कमा रहे हो तो 7,500 तो आप क्या कर सकते हो, अपने वर्कर को प्रोवाइड कर सकते हो। अब हम कंपैरिजन टेबल की बात कर रहे हैं तो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट में जैसे मैंने आपको फैक्ट्री एक्ट में कहा था अलाउड 14+ विथ 4.5 आवर लिमिट थी। ठीक है, जो 14 साल से ऊपर है, जो यंग पर्सन थे, वो आप उनको चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, लेकिन उन्हें सर्टिफाइड होना चाहिए सर्टिफाइड सर्जन से। लेकिन ओएसएच कोड की बात करें तो ये थे स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थे। ठीक है, लेकिन अडोसेंट वर्क की बात करें तो अलाउड अडोसेंट कौन हो गए, देन हमारे 14 से 18 साल के, ये अलाउड थे फिटनेस सर्टिफिकेट से। जो चाइल्ड थे वो अलाउड थे 4.5 घंटे की लिमिट। तो जो इस 4.5 घंटे की जो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट है वो तो ओएसएच अपडेट में जो हुआ उसने स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट कर दिया। पहला रूल तो ये है। दूसरा चेंज क्या है, जो अलाउड विद फिटनेस है, जो 14 से 18 साल की, तो उन्होंने अलाउड तो किया बट आप हजारियस वर्क प्रोसेस में काम नहीं कर सकते। वर्किंग आवर्स हमारे क्या है, 4.5 आवर फॉर चिल्ड्रन है, इन्होंने यूनिफाइड आवर्स कर दिए अडल्ट और अडोलेसेंट्स के लिए सेम है। मेडिकल एग्जाम बाय सर्टिफाइड सर्जन देन बाय मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, पीरियोडिकली या फिर आप इस तरीके से चेक। देन कम टू द एनुअल लीव विद वेजेस। अगर हम बात करें एनुअल लीव की तो क्वालिफिकेशन पीरियड क्या था कि आप कोई भी वर्कर अगर उसने 1 साल के अंदर कैलेंडर ईयर में 240 डेज वर्क काम किया है तो उसको एनुअल लीव मिलेगी। ठीक है, ये इसका क्वालिफिकेशन पीरियड था। इंटाइटलमेंट क्या, अडल्ट को कितना मतलब वो मिलती है 1 डे एवरी 20 डे। अगर वो 20 दिन काम करता है तो उसे 1 दिन की ईएल मिलेगी। ठीक है, तो वो जाके उसको उसका वेज नहीं डिडक्ट होगा। चिल्ड्रन का था 1 डे एवरी 15 डे, और वो 15 दिन काम करता है तो उसकी एक लीव ऐसे इकट्ठी होगी। कैरी फॉरवर्ड रील क्या था, एडल्ट कैन कैरी फॉरवर्ड अप टू द 30 डे। जो अडल्ट है कि 30 दिन तक वो कैरी फॉरवर्ड, जैसे सपोज मैं 1 महीने काम कर रही हूँ तो 20 दिन में 20 दिन के बाद मुझे एक लीव होगी तो मैं 30 दिन तक उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ, मतलब मैं एक साथ 2 लीव ले सकती हूँ। देन चिल्ड्रन का था 40 डेज का था कि 15 दिन बाद है 30 2 हो गई तो वो एक साथ 2 लीव 40 दिन बाद ले सकता है। कैलकुलेशन ऑफ 240 डे days of leave maternity leave up to the 12 week and leave and in the previous year are counted as day work। अगर आपको पता है जो आप लीव ले रहे हो एनुअल लीव, अगर आपका ले ऑफ हो रहा है या आपकी मैटरनिटी लीव ली है तो उसमें भी एज ए वर्क काउंट करी जाती थी हमारी ये सारी लीव। पर्पज क्या था, कैलकुलेटिंग द 240 डे लिमिट बट दे डू नॉट अर्न एडिशनल। वो एडिशनल लीव अर्न नहीं कर सकते पर वो एज ए वर्किंग डे काउंट होती थी। ठीक है, अब हम ओएसएच कोड के अंदर एनुअल लीव के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहले क्या था हमारा, अगर आप 240 डेज वर्क किए हैं एनी कैलेंडर ऑफ ईयर्स में तो आप क्वालिफाई हो एनुअल लीव के लिए। देन इसमें क्या था, अब क्या हो गया 240 से हमारा आ गया 180 डे रूल। देन एक्यूरल रेट क्या है, वो सेम है, जो हर 20 डेज के बाद आपको 1 दिन की आपको लीव मिलेगी। ठीक है, तो अब इनकेसमेंट ऑफ लीव क्या है, ओएसएस कोड अलाउड फॉर द इनकेसमेंट लीव एट द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर बियॉन्ड द कैरी फॉरवर्ड लिमिट। सपोज आप कैरी फॉरवर्ड लिमिट जो है आप 30 डेज की कर सकते हैं।
जैसे 2025 में आपकी लीव जो अनयूज्ड जो लीव है वो 45 हो गई, तो हमारा फैक्ट्री एक्ट क्या करता था कि आपको सिर्फ 30 डेज की जो लीव है वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 2026 में। अब ओएसएच कोड ने क्या किया कि अगर आपके 45 डे हैं तो 30 डेज की तो आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, जो 15 डेज है वो आपका कैश में चेंज हो जाएगा, मतलब आपको उसका पैसा मिल जाएगा। तो आप अपना जो आपने मेहनत करी है आप उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। तो ये हो गया इनकेसमेंट ऑफ लीव। यूनिफॉर्मिटी, ओएसएच कोड एम टू रिमूव द रिस्ट्रिक्शन बिटवीन अडल्ट चिल्ड्रन इन मेनी एस्पेक्ट, फोकस ऑन द यूनिफाइड वर्कर डेफिनेशन फॉर लीव, सबके लिए एक जैसी लीव की डेफिनेशन। देन पेनल्टी एंड कंप्लाइंस, अगर हम बात करें जनरल पेनल्टी क्या थी, इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years, फाइन अप टू द 1 lakh और बोथ। इफ जनरल पेनल्टी यही है ऑफेंस की, कंट्रावेंशन कंटिन्यू कर रहे हो तो 1000 पर डे है। अगर सेक्शन 94 की बात करें तो इनहेंस पेनल्टी आफ्टर द प्रीवियस कन्विक्शन, अगर आपकी पेनल्टी बढ़ जाएगी, आपको कब तक की सजा हो जाएगी, 3 साल तक की, और आपका फाइन जो है 10 लाख से 2 लाख हो जाएगा। पेनल्टी फॉर हजारियस प्रोसेस में आपको 7 साल की सजा है और 2 लाख आपका फाइन है। Then cognizance of offense, no court can take cognizance any offense any except the complaint by the inspector, जो इंस्पेक्टर कंप्लेंट करेगा उसी के बेसिस पर हो। देन अब आते हैं हम ओएसएच कोड 2020 अपडेट पेनल्टी कंपाउंडिंग। अब इसका क्या मतलब, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस क्या है, दिस इज द बिगेस्ट चेंज फॉर ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। आपने ज्यादातर मैंने पढ़ाया होगा जितने भी कोड है, अब उसमें जेल वाला प्रोसीजर है ना वो थोड़ा कम हो गया, वो डायरेक्ट मॉनिटरी टर्म्स में चला गया कि आपका हाई पेनल्टी कर दी मॉनिटरी की। नॉट पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट बट एम्प्लॉयर कैन पे 50% ऑफ मैक्सिमम फाइन टू सेटल द मैटर विदाउट द कोर्ट ऑफ ट्रायल। उन्होंने बोल दिया कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो आपको उसकी इम्प्रिजमेंट की मतलब जो सजा है वो जेल की नहीं होगी, लेकिन आपको क्या करना होगा, जो आपका मैक्सिमम फाइन है उसका 50% पे करना होगा, जिससे कि आप अपना मैटर को सेटल कर सकते हैं बिना किसी कोर्ट ट्रायल के जाए हुए। तो ये हमारा कंपाउंडिंग ऑफेंस है जो सबसे बड़ा चेंज हुआ। पहले क्या था, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, सब में इम्प्रिजमेंट थी। हायर फाइनेंशियल स्टेक, फाइन हैव बीन इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अब पहले जो 2 लाख था वो कहाँ हो गया, 5 लाख हो गया, एक्ट एज ए रियल डिटरेंट, ठीक है। अगर आपको अगर कुछ भी वो कर रहे हो फाइन से, तो आपका पहले 2 लाख था, 5 लाख इंक्रीज हो गया। पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्शन, इफ यू प्रिवेंट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर फ्रॉम डूइंग देयर ड्यूटी, अगर कोई आपको इंस्पेक्टर जो फैसिलिटेटर उसको उसकी ड्यूटी करने से रोक रहा है तो उसको 6 महीने तक की जेल और उसको 2 लाख रुपए का फाइन मिलेगा। एम्प्लॉयर पेनल्टी, एम्प्लॉय पेनल्टी, इफ वर्कर वॉलेट सेफ्टी रूल्स, सपोज करो वर्कर ने ही वॉलेट कर दिए तो उनका फाइन क्या है, 10,000 होगा, जो कि 1948 एक्ट में कितना था, सिर्फ 500 रुपए था वर्कर के लिए, ठीक है। तो इन्होंने, आपने जब गौर करोगे तो सारा इन्होंने हाई मॉनिटरी अमाउंट कर रखा है। फाइनल कंपेरिजन की अगर बात करें तो फोकस इनका जो फैक्ट्री एक्ट का प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट, इसका कंप्लाइंस एंड फाइंस, नो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, आपको कोर्ट ऑफ सेटलमेंट कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। इसमें कंपाउंडिंग अलाउ कर दिया नॉन प्रेजेंट केस में। इंस्पेक्टर पॉलिसिंग का रोल था, अब इसमें फैसिलिटेटर गाइडेंस का रोल है। इसमें इंस्पेक्शन फिजिकली डिसी, अब वे बेस्ड एडवाइस। तो ये हमारा फाइनल कंपेरिजन हो गया हमारी पेनल्टी। देन अब हम थोड़ा सा आपको, जैसे हमने अभी फैक्ट्री एक्ट पढ़ा, अब हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, अपना ओएसएच कोड को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फैक्ट्री एक्ट वर्सेस मॉडर्न ओएसएच कोड में क्या डिफरेंस है, ये क्यों मैं बार बार पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ आप अच्छे से रिकॉल कर सके, जैसा भी आपने पढ़ा उसके बेसिस पे। इंडियन गवर्नमेंट कंसोलिडेट, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, फैक्ट्री एक्ट को कंसोलिडेट करके ऑक्यूपेशनल सेफ हेल्थी वर्किंग कंडीशन में कर दिया। अब ये कोड ऑफिशियली रिप्लेस हुआ ऑर्डर लॉ में, और इसमें कुछ डेफिनेशन अपडेट कर दी। जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया, जो फैक्ट्री वाली जो पुरानी डेफिनेशन थी वो क्या थी, 10 थी, मोर वर्कर किसके साथ, यूजिंग द पावर। एंड अब न्यू एसएच कोड में इसको क्या कर दिया, 20 कर दिया, और नॉट यूजिंग पावर को 20 से 40 कर दिया। तो ये ऐसे इसमें चेंजेस आए। देन अब हम सारे चेंजेस पढ़ेंगे। प्रोविजन रिलेटेड टू फैक्ट्री अंडर द ओएसएच कोड, तो सबसे पहले ट्रांजिशन हुआ, क्यों स्क्रैप हुआ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि थ्रेटनिंग लॉ हमारे ओएसएच कोड में आ गए। फैक्ट्री लॉ को भी हमने रीडिफाइन कर दिया, 20 to 40 में कर दिया, 20 and 40, 20 वर्कर विद पावर। अब जब में पूछा जाए ओएसएच कोड के अकॉर्डिंग तो 20 विद पावर, 40 विदाउट द पावर। देन यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन हो गया, लाइसेंसिंग फॉर फैक्ट्री। पहले क्या था, बहुत सारी मल्टीपल लाइसेंस अंडर ओल्ड लॉ थे, अब क्या सिंगल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन आ गया। देन इसका डीम्ड रजिस्ट्रेशन का भी कंसेप्ट आया
कि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो प्रिस्क्राइब टाइम में, तो वो अगर आप कोई सर्टिफिकेट कर रही है कोई फैक्ट्री, तो वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन मानी जाएगी। ड्यूटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑक्यूपायर क्या थी कि पहले क्या था कि जनरल ड्यूटी थी उसकी अफेयर्स को देखना, लेकिन अब क्या हो गई, अब एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर इंक्लूडिंग आपका प्रोवाइडिंग द सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट विदाउट द रिस्क एंड हेल्थ। हजारियर प्रोसेस स्पेशल प्रोविजन है, अगर कोई भी अब किस तरीके से हैंडल कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो हेल्थ बोर्ड है जिसने रिप्लेस कर दिया हमारा ओल्ड साइट अप्रेजल कमेटी को, उसने स्ट्रिक्ट लिमिट लगा दी टॉक्सिक सब्सटेंस की और अपना अच्छे से प्रोविजन। देन वर्किंग आवर्स में मैंने आपको बता दिया 8 आवर्स 40 आवर्स वीक रूल था, और अब क्या है न्यू फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, अब आप 7 PM से 6 AM विमेंस का भी हो गया, कंसेंट ऑफ ऑल मैंडेटरी सेफ्टी प्रोविजन देना है, और ओवर टाइम बेसिस में स्ट्रिक्टली ट्वाइस देना है नॉर्मल रेट से। वेलफेयर फैसिलिटी की अगर बात करें तो अब हमारे तक कैंटीन रिक्वायर्ड होगी 100 पे, जो पहले हमारी की थी 250 पे, क्रचेज हो गए 50 पे, पहले हमारा 30 वुमेन वर्कर होंगी जब ही होगा, अब नहीं, अब 50 वर्कर है तो आपको क्रचेज होगा। वेलफेयर ऑफिसर अब 250 पे जो कि पहले 500 पे थे। तो ये एक तरह का रिवीजन टाइप का अगर तुम देख सकते हो OSS के कोड के रिस्पेक्ट में बात करें तो इस तरीके से चेंज है। देन एनुअल लीव मैंने बताया आपको 240 से 180 डेज में आ गया। देन 1 डे फॉर एवरी 20 डे वर्क। पेनल्टी ऑफेंस अगर आपने बोला शिफ्ट फ्रॉम इम्प्रिजमेंट फॉर माइनर ऑफेंस, अब उन्होंने जो इम्प्रिजमेंट थी उसको शिफ्ट कर दिया, हैवी फाइनेंस के पेनल्टी में कर दिया है। देन कम टू द दिस सीट, ये आप चीट सीट कह सकते हो या फिर आप रिवीजन सीट कह सकते हो कि ये चीजें हमारे पूरे कंप्लीट फैक्ट्री एक्ट में आया। फैक्ट्री एक्ट मैंने आपको बता दिया 20 वर्कर्स, इसमें 10 वर्कर थे, इसमें 20 वर्कर थे विदाउट पावर, इसमें 40, इस तो आपको याद हो गया। एनुअल हेल्थ एग्जाम इसमें नहीं था, इसमें मैंडेटरी है स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। आपको एनुअल हेल्थ एग्जाम कौन करवाएगा, ऑक्यूपायर करेगा। स्पेस पर वर्कर हमारा 14.2 क्यूबिक मीटर था, अब ये किस में चला गया, सेंट्रल रूल्स में चला गया, उसके बेसिस पर हुआ। कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर हमारा 250 प्लस वर्कर पे, ये भी लोअर, अगर इससे भी लोअर होगा तो वो भी रूल्स में उसके बेसिस पे चेंज हो जाएगा। कैंटीन हमारा है जो कि 250 प्लस वर्कर पे था, यहाँ पर ये 100 वर्कर पे आ गया। क्रेचिस हमारा 30 प्लस वुमेन पे था, अब ये 50 वर्कर है, जरूरी नहीं विमेन हो या मेन हो तब भी आपको क्रेचिस दोगे। वेलफेयर ऑफिसर हमारा 500 पे था, अब इसका 50 हो गया। सेफ्टी कमिटी मैंडेटरी थी 1000 ईयर्स में, अब ये हर जगह मैंडेटरी रहेगी। नॉर्मल इंडस्ट्री में 500 पे हो और 1000 ईयर्स में 250 पे हो गई। देन सेफ्टी ऑफिसर 40B के 1000 प्लस वर्कर है, अब हमारा यहाँ पे 500 प्लस वर्कर पे हो गया। एनुअल लीव जो हमारी 240 डेज पे, अब यहाँ पे हमारा 180 डेज पे हो गया। और यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन इसमें तो कोई एप्लीकेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमारा यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन होगा कि एक बार आप कराओ, सारे 13 जो लेवल लॉ है वो सारे उनमें फॉलो होंगे। अब ये फैक्ट्री एक्ट कंप्लीट हो गया। अब हमने इसमें फैक्ट्री एक्ट पुराना एक्ट भी पढ़ा, देन हमने ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन क्या क्या चेंजेज आए वो सारे पढ़ लिए। अब एक बार इसको आप डिटेल से पढ़िए और इसके बेसिस पे फिर हम MCQ सॉल्व करेंगे। और ऐसे जुड़े रहिए JRF जून 2026 क्रैक करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।